Hello everyone, very warm welcome to all of you in this section of current affair. आज से हम लोग करंट अफेयर के इस सेक्शन में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक को शुरू करेंगे। ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक पिछले एक साल में आपके किसी न्यूज़पेपर में, किसी समाचार पत्रों में अथवा ये समाचार में रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ज़रा बात करते हैं। और आज के इस करंट अफेयर के पार्ट में जो पहला टॉपिक है वो है अर्थ ओवरशूट डे। प्यारे बच्चों, पहले अर्थ ओवरशूट डे का मतलब समझते हैं। जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, इस पृथ्वी पे हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी पृथ्वी से हम सभी ह्यूमन बीइंग अपना भोजन, अपनी आवश्यकताएं, अपनी ऊर्जा लेते हैं। कई रास्ते हो सकते हैं उसके। तात्पर्य यह है कि जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको हम उपयोग में लाते हैं। अर्थ ओवरशूट डे एक कॉन्सेप्ट है जिसको एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ने बताया कि पृथ्वी कितने समय में अपनी बायो कैपेसिटी को क्रिएट कर सकती है और हम ह्यूमन बीइंग कितने जल्दी, अगर एक साल को हम अगर टाइम ले लें कि इन 1 ईयर, तो कितनी जल्दी हम उस बायो कैपेसिटी को या जो कुछ भी पृथ्वी या हमारी प्रकृति क्रिएट कर रही है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन हमने पृथ्वी या अपने इकोसिस्टम के द्वारा उत्पन्न किए गए रिसोर्सेज को एक साल के अंदर समाप्त कर दिया, वो समय जो होता है अर्थ के ओवरशूट डे का होता है। आप इस उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से, ये पृथ्वी पे मान लीजिए रिसोर्स क्रिएट किए गए, दीज ऑल आर रिसोर्सेज, और इसको हम रिसोर्स न कह के बायो कैपेसिटी कह रहे हैं। बायो कैपेसिटी इसलिए कह रहे हैं बच्चे क्योंकि हम सबको पता है प्रोड्यूसर्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन पे जो शाकाहारी होते हैं वो डिपेंड ऑन करते हैं और हम लोग भी उन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड ऑन करते हैं। तो बायो कैपेसिटी जो कुछ भी है इस पृथ्वी की, हम ह्यूमन बीइंग इस बायो कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग इस बायो कैपेसिटी को 6 महीने में समाप्त कर दें और अर्थ इसे बनाने में 1 साल लगाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ ओवरशूट डे होगा, मान लीजिए 1 जनवरी को हमने गिनना शुरू किया, 1 साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1 साल होता है, लेकिन विद इन 6 मंथ ये सारे रिसोर्स खत्म हो गए, यानी 6 महीने तक का ही काम चल सकता है। उसके बाद यानी 30 जून ऑनवर्ड्स को अर्थ ओवरशूट डे होगा। ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस, अर्थ ओवरशूट डे क्या है, आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, अर्थ ओवरशूट डे हैज मूव्ड अप द कैलेंडर बाय 2 months ओवर द पास्ट 20 ईयर टू 29 जुलाई दिस ईयर, द अर्लीस्ट डेट ईवर। ये 2019 की बात है। 2019 में अर्थ शूट डे 29 जुलाई हो गया था। कहने का मतलब 1 जनवरी से लेकर के 29 जुलाई तक में जो भी रिसोर्सेस अर्थ ने प्रोड्यूस किए उसको हम ह्यूमन बीइंग खा जाएंगे। इसका मतलब है 30 जुलाई ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक हमें रिसोर्स की कमी रहने वाली है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। खैर, ये 2019 में जब कैलकुलेट किया गया था तो 29 जुलाई था, लेकिन जब फर्दर एस्टिमेशन हुआ, जब डेटा आपके सामने होते हैं, एक होता है एस्टिमेटेड और एक होता है प्रोजेक्टेड, तो ये जब पूरे डेटा आपके पास आए तो ये 31 जुलाई हो गया था। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी अभी रिसेंटली 2020 का डेटा आया है जिसमें अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को पड़ रहा है। कहने का मतलब ये 22 अगस्त तक बढ़ जाना कहीं ना कहीं
पॉजिटिविटी का संकेत है। और इसके कारणों की जब विवेचना की गई बच्चों, तो पता चला कि कोरोना पैंडेमिक के कारण इसके 3 पैरामीटर होते हैं। 3 पैरामीटर में एक है फॉरेस्ट कवर, दूसरा है फूड, और तीसरा है बच्चों कार्बन इमिशन। इन 3 पैरामीटर पे और भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये मोटी मोटा 3 पैरामीटर हैं जिसमें देखा गया, अभी कोविड-19 जब चल रहा है इस समय देखा गया कि फॉरेस्ट कवर और फूड में कोई चेंज नहीं माना गया, क्योंकि हमारे पास एस्टिमेशन के जो संकेतक थे वो इस कोरोना पेंडेमिक में लगभग आप इनएक्टिव कह लीजिए साबित हुए, या फिर इसको कैलकुलेट करने का मन ही नहीं बनाया जो संस्था इसको कैलकुलेट कर रही है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने। क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में जो भोजन है वो हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं, हम उन्हें कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है। रही बात कार्बन इमिशन की, जो कि रिडक्शन हुआ, और फॉरेस्ट रिसोर्स में भी रिडक्शन हुआ। इन दोनों के रिडक्शन का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था वो ये हो गया कि 31 जुलाई से अर्थ ओवरशूट डे होकर के 22 अगस्त हो गया। इसका मतलब अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को होगा। तात्पर्य ये है कि अर्थ जो कुछ भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हमारे लिए बना रही है वो 22 अगस्त तक हमारा काम चलाएगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अर्थ ओवरशूट डे कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। आइए न्यूज़ को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, अर्थ ओवरशूट डे हैज़ मूव्ड अप द कैलेंडर बाय 2 months ओवर द पास्ट 20 years to 29 जुलाई दिस ईयर, अर्लीस्ट डेट ईवर। ये 2019 में जब अर्थ ओवरशूट डे, यही समय होता है लगभग सितंबर का, जब इसके बारे में 1 साल की जानकारी करके अर्थ ओवरशूट डे निकाला जाता है बच्चे। 2020 का भी अर्थ ओवरशूट डे आ गया है। ये 29 जुलाई था ऑफिशियली, लेकिन बाद में 31 जुलाई हो गया था। देख लीजिएगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, क्या है। और 2020 का आंसर है 22 अगस्त, अर्थ ओवरशूट डे। नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्स, फिश एंड फॉरेस्ट फॉर इंस्टेंस एंड सर्विसेज इज गिवन ईयर एक्सीड द अर्थ कैन रीजनरेट इन 1 ईयर। यानी अर्थ जितना 1 साल में रीजनरेट करे उसकी वो कम पड़ जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ह्यूमैनिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो अर्थ ओवरशूट डे हमेशा 1 साल से कम होता है। और ये 22 अगस्त है, यानी 7 महीने 22 दिन, 7 months एंड 22 days में ही हमारी जो डिमांड है अर्थ जो पूरा करती है उसको हम समाप्त कर देंगे। अर्थ को रीजनरेट करने में पूरे 365 दिन लगेंगे या 12 महीने लगेंगे, लेकिन हम इस डिमांड को जो 365 दिन में अर्थ कंप्लीट करती है हमारे लिए, 7 महीने 22 दिन में ही हम उसे समाप्त कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये भी समझना चाहिए कि आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा हो रहा है 7 महीने और 22 दिन में, लगभग 8 महीने में, तो 4 महीने का जो डिमांड है वो कहाँ से पूरा होता होगा। ये बहुत लाजमी प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते रहें हमारे पास रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है ह्यूमैनिटी जिस दिन अर्थ शूट डे का कॉन्सेप्ट आया उसी दिन से वो कुछ बनाना शुरू की और आप खाना शुरू किए। सतत चली आ रही प्रक्रिया है, इसको नापने के लिए अर्थ ओवरशूट डे बनाया गया है। कहने का मतलब बहुत सारे रिजर्व हैं अभी भी, जिससे हम अर्थ बनाना भी छोड़ दें तो काफ़ी दिन तक सस्टेन कर सकते हैं, जो कि गलत बात होगी। इसलिए अर्थ ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि आप अपनी नीड को फुलफ़िल कीजिए प्रकृति से, अपनी ग्रीड को नहीं। तो गांधी जी का कथन बिल्कुल यहाँ सही दिखता है। और ध्यान दीजिएगा ये नया कॉन्सेप्ट है, प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड्रयू सिम्स, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कंसीव किया, यूनाइटेड किंगडम के थे और न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के थिंक टैंक थे। एंड्रयू सिम्स का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे
ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इज एन इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हेल्पिंग द वर्ल्ड इन लिविंग विद इन द अर्थ मीन्स एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज। ये संस्थान के बारे में है। तो आपके सामने संस्थान है जिसने अर्थ ओवरशूट डे कॉन्सेप्ट के बारे में इंडिसेस दिए, तो इंडिसेस याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे और एंड्रयू सिम्स साहब को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं द वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर। द वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट की बात जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अ न्यू रिपोर्ट टाइटल्ड द वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर वॉज रिलीज्ड। कौन रिलीज कर रहा है भाई? इट आउटलाइन सोल्यूशन टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फूड सिस्टम बाय 2050। 2050 तक हमारे पास भोजन सामग्री रहे, इसकी चिंता और इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। डू रिमेंबर द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द फ्रेंच एग्रीकल्चर रिसर्च एजेंसी CIRAD एंड INRA। ये INRA इंडिया का नहीं है, याद रखिएगा, फ्रेंच है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप याद रखेंगे क्योंकि रिपोर्ट किसने बनाई, किन के एजेस में बनी है, रिपोर्ट में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है और कैप्शन क्या है, शीर्षक क्या है। तो वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर, ये है इसका टाइटल। ऑब्जेक्टिव क्या है? आउटलाइन सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन निकालना अथवा ऐसी चर्चा, डिबेट, चिंतन करना कि हमारे पास सस्टेनेबल फूड सिस्टम 2050 तक डेवलप्ड हो, क्योंकि 2050 तक हमारी आबादी 10 बिलियन होने वाली है, 10 बिलियन पीपल। तो ये 10 बिलियन लोगों को खाना खिलाना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग। और आप सबको पता है यू कांट स्ट्रेच द अरेबल लैंड, आप एग्रीकल्चर की भूमि को बढ़ा नहीं सकते, और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जंगल काटने पड़ेंगे अथवा ऐसी ज़मीन जो कि बंजर है उसको रिक्लेमेशन करना पड़ेगा। तो एक बड़ा टास्क है, इसके लिए पहले से ही आपको तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए ये रिपोर्ट आई है। World Resource Institute is a global research non-profit organization that was established in 1982. Its headquarters in Washington DC. So it is information for you. World Resource Institute क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। आगे सूचना क्या है भाई? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड फॉर 10 बिलियन पॉपुलेशन बाय 2050 विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट विल रिक्वायर क्लोजिंग 3 गैप्स। 3 जो गैप बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, उनको 2050 तक ब्रिज करना और लगभग परिवार की जो साइज़ है, बड़ा परिवार हो रहा है, आप देख रहे हैं, 10 बिलियन लोगों को खाना खिलाना। कौन कौन से गैप हैं भाई? अ 56% फूड गैप बिटवीन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड इन 2010, डू रिमेंबर 2010 में जो प्रोड्यूस हुआ था, एंड फूड दैट विल बी नीडेड इन 250। कितने परसेंट गैप है? 56% गैप है। इसको ब्रिज करना है सर। फूड गैप जो 2010 बेस ईयर मान लिया गया है कि यहाँ जो प्रोड्यूस हम लोगों ने किया था पूरी दुनिया में, और जो हमें 2050 में प्रोड्यूस करना होगा, वो 56% का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। डू रिमेंबर दिस। नियरली 600 मिलियन हेक्टेयर लैंड गैप, और इसको करने के लिए 600 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमें चाहिए होंगे। तो क्या हम 600 मिलियन हेक्टेयर लैंड ग्रैब कर लेंगे? ध्यान दीजिएगा, किससे करेंगे? जंगल काटेंगे क्या? फॉरेस्ट अगर काटते भी हैं तो उसके रिपरकशन ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हैं सामने। आर यू गेटिंग दिस? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट काटो, अपना नुकसान करो, कहने का मतलब ये ऑप्शन में तो नहीं है। अब प्यारे बच्चों, जो हम लोग चूँकि आपके बीच में मैं अपनी पूरी क्लास में नहीं रहा हूँ, तो ये चूँकि आपके लिए लाया गया है। अन्यथा जब हम लोग जो जेनेरिक कोर्स है
इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में बूम इसीलिए है बच्चों क्योंकि ये यील्ड बढ़ा रही है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रही है, जिसको हम जीएम क्रॉप कहते हैं। तो फ्यूचर लाइज इन द लीप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम 600 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी ऐसी बढ़ाएं कि वो 600 मिलियन हेक्टेयर के ज़मीन की प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाए। कुछ इस डायरेक्शन में सोचना होगा जहां बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, जीएम क्रॉप पढ़ते हैं उसमें, चूँकि ये करंट अफेयर की क्लास है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट येस दिस 600 मिलियन हेक्टेयर लैंड गैप विल बी हैज़ टू बी ब्रिज्ड बाय 2050। और इसको ब्रिज करने का एक तरीका है कि फॉरेस्ट काटो, जो कि फिजिबल, आप काट दीजिए बट उससे आपको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आपने यील्ड बढ़ा देनी है, उत्पादन बढ़ा देना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, हाई यील्डिंग सीड वैरायटी, ये हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन 1 में देखा। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, मे बी ग्रीन रिवॉल्यूशन 3 की भी पड़ेगी। वर्टिकल फार्मिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ओशन की तरफ रुख करना होगा, सागर के सतह पे कुछ उगाना होगा जिससे आप अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकें। तो ये आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हाउ वी विल ब्रिज दिस गैप, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग जनरिक क्लास में करते हैं, फिलहाल यहाँ इतना ही। एंड 11 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन गैप, अगेन दो धारी तलवार। भाई अगर ये सब कुछ करते हैं, आप एग्रीकल्चर बढ़ाते हैं, तो यू नो एग्रीकल्चर से भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, आपको पता हो गया होगा, आपने पढ़ा होगा। बाकी जीएस की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि हाउ एग्रीकल्चर इज आल्सो गिविंग ग्रीन हाउस गैस। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, डेयरी इंडस्ट्री इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फॉर कार्बन इमिशन, रूमिनेटिंग एनिमल। और अभी रिसेंट रिपोर्ट थी, आपको ध्यान में रखना होगा, 14.5% ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर फ्रॉम डेयरी इंडस्ट्री। ये दुग्ध और मीट उद्योग से 14.5% ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट हो रही है, स्पेशली मीथेन, ठीक है बच्चों। तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल 11 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस का मिटिगेशन भी आपको करना है। कब तक? 2050 तक। वो दिन दूर नहीं, 30 साल के अंदर चीज़ों को इस तरह के चेंज लाने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड रिसोर्स रिपोर्ट क्रिएटिंग सस्टेनेबल फूड फ्यूचर आया है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों पीएम कुसुम, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये नया हो गया मिनिस्ट्री, इससे पहले 2006 में इसका नाम बदला गया था, 2006 में नाम अब पड़ गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इशूड ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म कुसुम। क्या नाम है भैया? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। प्यारे बच्चों, आप जान लो, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, और इकॉनमी की ग्रोथ के लिए यू रिक्वायर एनर्जी, ऊर्जा की आपकी आवश्यकताएं हैं। और आप सबको पता है 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी आर देयर, एक है रीन्यूएबल और दूसरी नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल वाले पर ही हम सारे के सारे रिलाई ऑन किए हैं, और लगभग 60% थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोयला पे चलते हैं, गैस पावर प्लांट है, और बाकी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अभी भी कम हैं, जिसको 2022 तक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 175 गीगावाट का एडिशन करना है बच्चों। ये भारत सरकार का उपक्रम है। 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है। ये सब कुछ आप पढ़े होंगे, मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। 100 गीगावाट इज़ फ्रॉम सोलर एनर्जी एंड 60 गीगावाट is from wind energy, ठीक है। एंड रेस्ट 15 गीगावाट आउट ऑफ 5 इट इज़ फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो पावर एंड 10 अदर्स, ठीक है। तो यहाँ जो ये 100 गीगावाट है सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी पे खूब इम्पीटस दिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान को एक तरह से एनर्जी केवल
फसल का प्रोड्यूसर न बना करके उससे ऊर्जा का उत्पादन भी कराने के उद्देश्य से कुसुम को लॉन्च किया गया है। कुसुम क्या है बच्चों? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। ये स्कीम पहली बार अनाउंस हुई है 2018-19 के बजट में। ठीक है, स्कीम क्या है आइए बात करते हैं। कुसुम स्कीम एम टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी एमंग फार्मर्स बाय। सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा को फार्मर के द्वारा उपयोग करने के तरीकों पे आधारित है। क्या क्या तरीके हैं आप सभी जानते हैं, एक बार चलिए उसको हम लोग थोड़ा रिफ्रेश कर दें। सेटिंग अप अ ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट ईच ऑफ 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टेड, ग्रिड का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आपने कुछ ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाए, सोलर पावर प्लांट आपने बनाए, आपका पड़ोसी भी बनाया, पड़ोसी का पड़ोसी भी बनाया, पड़ोसी के साढ़ू भाई भी बनाए, उनके ससुर जी भी बनाए। दैट मीन्स कि अराउंड यू सो मेनी स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स आर देयर, और आपने उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। सबके प्लांट आपने ग्रिड से कनेक्ट कर दिए। इससे फ़ायदा ये होगा बच्चे कि आपने अपने लिए जो ऊर्जा बनाई उसको आपने उपयोग में लाया, आप उपभोग कर लिए उसका, और जो सरप्लस रहा उसको आपने ग्रिड को भेज दिया। अपने उपभोग के लिए आपने ऊर्जा स्वयं से बनाई और सरप्लस को ग्रिड को दे दिया कि भाई आप जो है बांट दीजिए इसे, और बाकी जगह आप डिस्ट्रीब्यूशन में इसको यूज़ कर लीजिए। इस सरप्लस ऊर्जा का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ग्रिड जो बनाने की बात है, सोलर ग्रिड, इसमें इस कंट्रीब्यूशन और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्कीम है। सोलर ऊर्जा के लिए जो भी काम हो रहे हैं भारत में, अपितु पूरे विश्व में आज की डेट में, वो ही कमेंडेबल हैं, इसमें दो राय नहीं। जिसमें सोलर रूफ टॉप की बात करें उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, सोलर रूफ टॉप क्या है? आपके जो घर हैं आपके छतों पे सोलर पैनल लग जाएगा और उससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप बैटरी में ऊर्जा वो करोगे उसको आप स्वयं भी यूज़ करो और ग्रिड से भी कनेक्ट कर दो, तो आपकी ऊर्जा का पैसा आप बचा लिए, और ग्रिड को अगर आपने सरप्लस दे दिया तो फिर उसका पैसा आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या एनटीपीसी है, जिसके भी ग्रिड हैं, वो आपको पैसे भी देंगे। कहने का मतलब है कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सोलर रूफटॉप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं भी आप जब सोलर पैनल लगाते हो तो यू रिक्वायर लैंड, और लैंड रिसोर्स है। लैंड को अगर आपने सोलर पावर प्लांट में बदल दिया, पार्क में बदल दिया, तो खाओगे कहाँ, खेती कहाँ करोगे? इसीलिए सरकार ने इसका आइडिया ढूंढा, एन आइडिया विच कैन चेंज द लाइफ, कि चलो भाई हम अपने छतों पे तो कुछ करते नहीं हैं, कभी कदा जाते हैं घूमने फिरने, फालतू पड़े रहते हैं और सूरज उसको तपाता रहता है, क्यों ना उस सोलर रूफ टॉप लगा दिया जाए और उसी से हम हर घर को एक छोटे से पावर हाउस में बदल दें। तो सोलर रूफ टॉप से लगभग 100 जो गीगावाट हैं उसमें से 60 गीगावाट जो है सोलर रूफ टॉप से इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेट करने की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है 2022 तक। तो ध्यान रखिएगा, सोलर रूफ टॉप। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रिड की। तो अगर गांव में इस तरह से किसान अपने अपने छतों पे या अपने अपनी कुछ ज़मीन के स्ट्रेच में सोलर पावर पैनल लगा लें और उसे ग्रिड से भी कनेक्ट कर दें और ख़ुद भी ऊर्जा का उपभोग करें, तो दोनों काम हो सकता है। वो ऊर्जा का विपणन कर सकते हैं, उससे भी उन्हें पैसे मिलेंगे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अंतर आएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ आपको मेंस में लिखने के काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो रूरल एरिया में कुसुम जो स्कीम है उसके तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के इस तरह के पावर प्लांट बना करके उन्हें ग्रिड से कनेक्ट करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप टू फुलफिल इरिगेशन नीड टू फार्मर नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। एक तरीका है कि आप बनाओ और सारे ग्रिड बना लो और दे दो। दूसरा है कि भाई चलो ठीक है, आप अकेले हो, अलहदा हो और क्रांति अकेले ही करनी है, तो आपने अकेले खेत में अपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया और जो पंप है आपका टुल्लू पंप, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब इससे आप क्या कर रहे हो? इरिगेशन कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो।
ठीक है बच्चों। तो सिंचाई के संसाधन को आप ऊर्जा स्वयं से बनाए हुए सोलर पावर प्लांट, स्वयं से मतलब स्वयं के सोलर पावर प्लांट से दे रहे हो, तो समवेयर इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग योर पावर बिल। आर यू गेटिंग दिस? ये दूसरा तरीका, पहला तो ये है, दूसरा ये है। तीसरा, सोलराइजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप टू मेक फार्मर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रिड सप्लाई एंड आल्सो सेल सरप्लस सोलर पावर जनरेटेड टू डिस्कॉम। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको दे दिया कि ले जाओ, अब तक हम तुम्हें फसल देते थे, अब बिजली भी देंगे, जाओ ऐश करो। तो पीएम कुसुम योजना से किसान आत्मनिर्भर भी बनेगा और विद्युत उत्पादन में अपनी उपादेयता को सिद्ध करेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पीएम कुसुम, ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019 विच एम टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर इनटू अ सेकेंडरी रिसोर्स रिकवरी सेक्टर। कितनी अच्छी बात कही गई है। ये नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको रिलीज़ किया है और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ट्रांसफॉर्म कंट्रीज वेस्ट मैनेजमेंट। देश के जो वेस्ट हैं, वेस्ट का मतलब कूड़ा करकट है, आप कुछ और समझ लिए। देश में वेस्ट कई तरह के हैं। मैं जब भी बात करूंगा, पढ़ाई वाली बात करूंगा, तो न्यूक्लियर वेस्ट की बात करूंगा या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट की बात करूंगा। बाकी जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं उनकी बात करते ही नहीं करना। तो न्यूक्लियर वेस्ट की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट की बात हो रही है, जो हमारे और आपके अथक परिश्रम और कंट्रीब्यूशन से रोज रोज एक बड़े आकार में पहुँचता है, जिसको हमें निस्तारित करना होता है। गवर्नमेंट उसके लिए परेशान होती है। गवर्नमेंट के दिमाग की बत्ती जली है मेंटोस खा के, और म्यूनिसिपल वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको मैनेज करेंगे सेकेंडरी रिसोर्स रिकवरी सेक्टर में। प्यारे बच्चों, इसको भी रिसोर्स बनाएंगे हम। तो डोंट वरी, कैरी ऑन, कीप ऑन क्रिएटिंग म्यूनिसिपल वेस्ट। कुछ तरीका, कुछ नया तो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं क्या करने का विचार है। सेकेंडरी रिसोर्स रिकवरी सेक्टर कैसे बदला जाएगा? दिस विल बी अचीव्ड बाय सेटिंग अप नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी अथॉरिटी, NREA। न्यूज़ में आया, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। विथ ए कोर वर्किंग ग्रुप हाउस्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के एजिस में ही नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी अथॉरिटी बनेगी, जो एक इन हाउस वर्किंग ग्रुप होगी, जो सेकेंडरी रिसोर्स रिकवरी सेक्टर में भारत को ट्रांसफॉर्म करेगी, ताकि हम म्यूनिसिपल वेस्ट से कुछ रिसोर्स जनरेट करें। इट्स मैंडेट गलत लिखा है, इट्स मैंडेट। Its mandate will be implementing resource efficient strategies for material recycling। यहीं से शुरू हो गया, पहला है मटेरियल रिसाइकलिंग। ऐसे मटेरियल जिनकी रिसाइकलिंग संभव है, रीयूज एंड लैंडफिलिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, लैंड फिलिंग टारगेट फॉर वेरियस सेक्टर एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर रीयूज ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल। जो सेकेंडरी रॉ मटेरियल है उनका उपयोग हो, जैसे कि चावल की भूसी, गन्ने का खोइया, बैगेजेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा, बहुत कुछ सेकेंडरी रॉ मटेरियल। दे आर नॉट प्राइमरी रॉ मटेरियल, दे आर सेकेंडरी रॉ मटेरियल। मोस्ट ऑफ द मेन रिसोर्स हैज बीन टेकन आउट, बट स्टिल बूढ़े की हड्डी में जान है। रीयूज ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल, ये भी यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है? आप सब ने पढ़ा होगा बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन में। प्यारे बच्चों,
जब हम लोग जेनरिक जीएस की क्लास करेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में देखते हैं। हम लोग एनर्जी जब पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पूरी चीज़ों को, चाहे वो इथेनॉल प्रोडक्शन हो, बायोमास प्रोडक्शन हो, यहाँ इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि पराली जो जला करके एनसीआर में नरक मचाते हैं, पराली जलाने की जो समस्या भारत के एनसीआर रीजन में ख़ास तौर से होती है, इस पराली को भी हम बायोमास प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, बायोमास प्रोडक्शन में पराली यूज़ कर लो, पराली इकट्ठा करने के लिए वहाँ आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दो, है कि नहीं, और एनवायरनमेंट को भी साफ कर लो। एक तीर से दो निशाने हुआ करते थे, यहाँ एक तीर से आपने कई निशाने साध दिए, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, एनवायरनमेंट बचा लिया, पराली के जलने से ऊर्जा आपको मिल गई, उस ऊर्जा से अपनी इकॉनमी ग्रो करा ली। तो इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं भारत में, जो कि वेलकम स्टेप है। अब का मतलब ये मत समझिएगा कि ये 2014 से हो रही हैं। प्यारे बच्चों, देश में सतत विकास होता रहता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये हमेशा सरकार में जो रहने वाले लोग हैं वो बनाते हैं। और कोई भी सरकार, याद रखिएगा, चूँकि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको प्रो गवर्नमेंट हमेशा रहना है। कोई भी सरकार एंटी नेशनल नहीं होती। आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, आइडियोलॉजी की बात हम लोग चुनाव के समय करते हैं। उसके बाद बच्चों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चला रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो कहने का मतलब उनकी पॉलिसी एंटी नेशनल नहीं होती। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कभी भी आपके मेंस के आंसर में ये परिलक्षित नहीं होना चाहिए कि आप किसी के हेटर हैं और किसी के प्रो हैं। यू नीड टू बी प्रो गवर्नमेंट, यू नीड टू बी अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीडिकमेंट्स, आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी रॉ मटेरियल, NERA would be supported by an Inter-Ministerial National Resource Efficiency Board to guide on the aspect critical to implementation. इनके लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी बोर्ड होगा जो इनको असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। इट इज़ ऑल्सो प्लान टू ऑफर टैक्स बेनिफिट ऑन रिसाइकिल्ड मटीरियल, green loans to small and medium enterprises, and soft loan to construct waste disposal facility apart from setting up material recovery facility। प्यारे बच्चों, कितनी बड़ी बात है, टैक्स बेनिफिट मिलेगा किसको? जो रिसाइकिल करेंगे। किसकी बात हो रही है? ऐसे में जो भी इंडस्ट्री हैं, अगर वो रिसाइकिल मटेरियल का करती हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उन्हें ग्रीन लोन मिलेगा, यानी ऐसा लोन जो बाकी कमर्शियल लोन से थोड़ा सा ग्रीन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपको बैंक लोन करेगा, और वो लोन जो है अपेक्षाकृत कम इंटरेस्ट पे होगा, उसे हम ग्रीन लोन कहते हैं। बिकॉज यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट, यू आर सेविंग द वर्ल्ड, यू आर सेविंग द इंटायर अर्थ। तो ग्रीन लोन बनता है भाई। किसको देंगे? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। एंड सेटिंग अप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, अगर कोई मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाता है तो उसको सॉफ्ट लोन का मतलब लो इंटरेस्ट पे लोन देना। ठीक है, सॉफ्ट लोन उसको दिया जाएगा। किस लिए भाई? अगर वो सेकेंडरी रिसोर्सेज को चेंज करता है, मतलब वेस्ट को चेंज करता है रिसोर्स में। सो डू रिमेंबर दिस, ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी। अच्छा, अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0। आजकल जब से रजनीकांत की मूवी आई तो 2.0 जो है बड़ा फेमस हो गया। तो कोई भी रिपोर्ट आ रहा है तो उसको 2.0, 4.0 कर दे रहे हैं। 4.0 से आप याद कर लीजिए, कुछ आया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि वो इकॉनमी का एस्पेक्ट है तो वहाँ से ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग हैज़ रिलीज सेकेंड राउंड ऑफ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI 2.0। CWMI Composite Water Management Index ranks various states for their reference year 2017-18 as against the base year 2016-17। बेस ईयर ये है भाई, रेफरेंस ईयर ये है। चलिए, क्या इसमें कला है इसको देखते हैं। नीति आयोग ने पहली बार लॉन्च किया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 में एज अ टूल टू एसेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स।
water resource is going to be very critical when we talk about world climate change. तो वाटर रिसोर्स दुनिया बिना खाए रह सकती है, लेकिन बिना पोर्टेबल वाटर के रहना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और बड़े ही विनाशकारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं, डरावनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीने के पानी की समस्या हो रही है, होने वाली है, और आगे बहुत तेज़ी से ये समस्या बढ़ेगी। इसलिए वाटर मैनेजमेंट हमारे फंडामेंटल राइट में आ जाना चाहिए, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी को भी यहाँ पे इन्फोर्सेबल बना देना चाहिए वाटर मैनेजमेंट के केस में। ये मेरा आइडिया है, लिख मत लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसकी विभीषिका को और इसकी आवश्यकता को दोनों को महसूस करने की ज़रूरत है एक साथ। और ज़रूरी नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया जाए कि ये इन्फोर्सेबल है तभी आप करेंगे। आप मनुष्य हैं और मानवता आपका धर्म है। आपको जो कुछ मिला एज इट इज़ कम से कम उसको छोड़ के जाएं, ताकि आने वाली जो आपकी ही जनरेशन है वो इसको रेलिश कर सके। और ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी कमी है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए लोगों को जगाने के लिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी बड़े गोल को आप बिना सबके सहयोग से अचीव नहीं कर सकते। और ये वही गोल है, चाहे पानी बचाना हो, चाहे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को कम करना हो, कार्बन इमिशन को कम करना हो। इट इज़ अ बिग गोल, इट कांट बी डन बाय ओनली पॉलिटिशियन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। हम सबको कूदना होगा, उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के चीज़ें बदलेंगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए, मेरी बातें सनद रहें, आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा और हमारी जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। चलिए आइए बात करते हैं। नीति आयोग फर्स्ट लॉन्च द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन 2018 एज अ टूल टू असेस द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए 2018 में नीति आयोग ने पहली बार CWMI 2.0 मतलब CWMI को पहली बार लॉन्च किया था। दिस हैज़ बीन डन बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्यों आ गया? आपके मन में ये चीज़ आनी चाहिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट देगा, बोलेगा कि नीति आयोग पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। आपको लगेगा यार पानी का मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आप वहीं ट्रैप में आ जाओगे। डू रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दोनों हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एक ट्रैप हो सकता है, एक जाल हो सकता है, उस जालिकानुमा संरचना में आप फंस करके नेगेटिव मत कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जरा इसके बड़े ऑब्जेक्टिव को हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को क्यों लाए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को क्यों कहा गया कि कोई बात नहीं, आप नहीं रहोगे फिर भी हम कर ले जाएंगे। रीज़न बिकॉज भारत गाँव का देश है और गाँव के लोगों को मोबिलाइज करना है। शहर में तो आपने जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ से आप पानी रेन वाटर हार्वेस्ट कर पाएँ, सब जगह कंक्रीट के जंगल कर दिए हैं। तो गांव ही बचते हैं जहाँ से हम इस पे इम्पीटस दे सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। शहर में तो अर्बन फ्लड आ रहा है, धीरे धीरे लोग समझेंगे, और जो जहाँ जहाँ मार्बल लगा हुआ है ना बाहर आपके पार्क के, जहाँ एक पार्क हो सकता था लेकिन वहाँ आपने उसको क्या किया है, सीमेंटेड करवा दिया है, ठीक है, तो वो खुदने वाला है। आने वाले 8-10 सालों में सभी अपने घर के बाहर जितना मार्बल लगाए हुए हैं उसको खोदेंगे और वहाँ प्यारी प्यारी घास लगाने वाले हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अर्बन एरिया की खास बात है, ग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है और अर्बन फ्लड्स भी आ रहे हैं। पानी सूखेगा ही नहीं, सारा पानी रन ऑफ के रूप में सड़क पे दौड़ना शुरू करेगा, तो फ्लड नहीं आएगा तो क्या होगा। तो अर्बन एरिया में आज की डेट में जिस तरह से अर्बन फ्लड बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, बारिश के बाद ही बढ़ते हैं ऑब्वियसली। ड्रेनेज रुक जाता है, बगल में समंदर है वो भी चिल्लाता है, पानी जा नहीं पाता, और जो धरती माता पानी सोखती थी उसको तो आपने उसका मुंह ही बंद कर दिया। तो कहने का मतलब है पानी जाए कहाँ, वहीं रह जाता है गलियों में घूमता हुआ। गलियों में जब घूमता है तो आपकी कार को डुबा देता है, उसमें जान ले लेता है, घर में घुस जाता है, घर गिरा देता है। तो कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार
आप समझ रहे हैं कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को शामिल करने का आपको याद भी रहे ये चीज़, इसलिए इस पर मैं इन्फोसिस दे रहा हूँ। एक ही ऑब्जेक्टिव नज़र आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रूरल एरिया में काम करेगा और रूरल एरिया से हम वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट शुरू करेंगे, जहाँ से हम बेहतर वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आवश्यकता भी अधिक है इरिगेशन के रूप में, और वाटर टेबल कमांड एरिया डेवलप्ड रहेगा, हरियाली भी रहेगी। हरियाली रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो कमांड एरिया डेवलपमेंट रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हाथ में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हाथ में इसको दिया गया है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव आप समझ गए, कौन कौन से बॉडी इसमें जुड़ी हुई हैं वो आप समझ गए। लॉन्ग रन में क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं वो सारी बात मैंने बताई, मेंस में आपको काम आएगा इसको अगर लिखना होगा। बाकी रैंकिंग की बात कर लें जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो सकता है, प्रीलिम्स यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो चीज़ें हमने बात की। रैंकिंग में देखें तो गुजरात होल्ड टू इट्स रैंक 1 इन द रेफरेंस ईयर 2017-18, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये आप याद रखिएगा, गुजरात नंबर 1 है, बाकी आंध्रा, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, देखो दोनों को अलग किया गया है। जो भी पहाड़ी राज्य हैं उनको अलग किया गया है, जो मैदानी हैं अथवा जो पठारी राज्य हैं उनसे। तो इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, क्यों? क्योंकि दोनों जगह वाटर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और अप्रोच बदल जाते हैं। पहाड़ी राज्यों में वाटर मैनेजमेंट जैसे मैदान में आप टैंक बना के कर सकते हैं घर के नीचे, पहाड़ पे नहीं कर सकते। पता चला पूरा का पूरा घर नीचे लेके चला आएगा, लैंडस्लाइड को वो क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे आप बांध बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनका जो अप्रोच है, चूँकि वहाँ की ज्योग्राफी टोपोग्राफी अलग है, वहाँ का अप्रोच अलग होगा बच्चों, इसलिए उन्हें अलग किया गया है। अगर आपके मन में ये सवाल आए कि अलग क्यों किया गया, सभी एक जैसे, पानी तो हर जगह बरसता है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए ज्योग्राफी प्लेइंग वेरी पिविटल रोल, और ऐसे स्टेट जो पहाड़ी हैं वहाँ पे पानी को मैनेज करना, उसका अप्रोच बदल जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, कंगना रानौत का अपना स्टेट जो नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कंगना रानौत का पीआर टीम का सदस्य हूँ, ठीक है, आपको याद रहे इसलिए मैंने आपको ये बताया, बाकी तो पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। एनीवे, नंबर 1 2017-18 फॉलोड बाय उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड आसाम। उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड आसाम, द यूनियन टेरिटरी हैव फर्स्ट टाइम सबमिटेड देयर डेटा, जिसमें पुदुचेरी टॉप पे पहुंच गया है। यूनियन टेरिटरी ने पहली बार अपने बारे में बताया कि हाँ भाई हम भी वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, में पुदुचेरी टॉप पे है, दिल्ली का पता नहीं। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन इंडेक्स ओवर 16-17 लेवल, हरियाणा होल्ड नंबर 1 पोजीशन इन जनरल स्टेट एंड उत्तराखंड रैंक एट फर्स्ट पोजीशन एमंग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट। इंक्रीमेंटल चेंज यानी 2016-17 से कितना परिवर्तन हुआ, उसमें श्री हरियाणा नंबर 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 1 पे आता है, हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसमें गुजरात नंबर 1 है, ये ध्यान रखेंगे। ये टंग ट्विस्टिंग है, चूँकि मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है तो मुझे याद करना नहीं है, मैंने आपको दे दिया, अब याद करिए, आपका काम। On an average, 80% of the state assessed on the index over the last 3 years have improved their water management score with an average improvement of plus 5.2 points. अब इसके अंदर क्या क्या गुणागणित है उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से स्टेट अच्छे परफॉर्मर हैं, इत्यादि आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। According to latest groundwater book India 2017-18 released by Central Groundwater Board India, the world largest groundwater user is seeing level declining across the country. चलिए आपके लिए आ ही गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ग्राउंड वाटर ईयर बुक भारत में लॉन्च किया 2017-18। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्राउंड वाटर बुक 17-18 का ग्राउंड वाटर बुक आ गया है इंडिया ईयर बुक जैसा।
और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इसे रिलीज़ किया है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड याद रखेंगे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र, भारत सबसे बड़ा है ग्राउंड वाटर यूज़र, इज सीइंग लेवल डिक्लाइनिंग अक्रॉस द कंट्री, जहां ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन कर रहा है। रीज़न कई सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न अर्बनाइजेशन भी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज अर्बनाइजेशन। बना लो कंक्रीट के जंगल, देयर इज नो परकोलेशन ऑफ वाटर इनसाइड द ग्राउंड, सो हाउ द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी रिचार्ज्ड? आर यू गेटिंग दिस? India account for 12% of global groundwater extraction, pumping some 20-30 billion cubic meter each year. 12% ग्लोबल ग्राउंड वाटर को हम भारतीय एक्सट्रैक्ट करते हैं। भाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या भी तो 16.4% है दुनिया की, तो इट इज़ वेरी फेयर कि हम ये करते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता है इसे रीप्लेनिश करने की, इसे पुनर्स्थापित करने की, जिसमें हम कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। एट दिस रेट 2030 नियरली 60% ऑफ एक्वीफर विल बी इन क्रिटिकल स्टेट। देख लीजिए, ये वाटर एक्वीफर होते हैं बच्चे ग्राउंड वाटर में, जब नीचे आप जाते हैं तो देयर विल बी एक्वीफर्स विच इज़ फुल ऑफ वाटर, और यही ग्राउंड वाटर के सोर्स होते हैं, जहाँ हम पंप बोरिंग करके बोरवेल के थ्रू अथवा समरसेबल के थ्रू या किसी भी तरीके से पानी निकालते हैं। फार्मर इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर फेसिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ हैविंग नो ग्राउंड वाटर लेफ्ट फॉर इरिगेशन बाय 2025। 5 साल के अंदर चिल्लाने वाले हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के फार्मर। अभी गुजर एजिटेशन, जाट एजिटेशन हो रहा है आरक्षण के लिए, कुछ दिन में पानी के लिए होगा, अगर समय से नहीं जगे तो। ठीक है। And one thing more, excess of water, groundwater irrigation will also lead towards depletion in groundwater. Excess of irrigation, और पंजाब हरियाणा में आपने फर्स्ट जो ग्रीन रिवोल्यूशन की जो हानियां हैं, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भी कमियां आई हैं फर्टिलिटी के मामले में, सॉइल फर्टिलिटी के मामले में, उसे आप जानते हैं, सैलिनिटी ऑफ सॉइल। आप पढ़े होंगे, इकॉनमी में बहुत अच्छे से इसको डील किया जाता है। ठीक है बच्चा, या ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ये बात आती है कि खूब ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल लगा करके हमने ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया है, और वाटर एक्वीफर्स आर एट रिस्क। 2025 तक शोर मचेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे करना है आप सभी ने जेनरिक क्लासेस में देखा होगा, पढ़े होंगे, जानते होंगे। आप सबको पता है एफॉरेस्टेशन करना है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, टैंक्स बनाना है आपको, पॉन्ड डेवलप करना है, कैनाल डेवलप करनी है। ठीक है, इसमें आप कहेंगे सर टैंक पॉन्ड कैनाल तो हम नहीं बना सकते, ये तो कर सकते हो नालायक लोगों। एक वृक्ष अगर आप लगाते हो और 10 लोगों से कहते हो 10 वृक्ष लगाओ, तो ये काफ़ी बड़ा एक क्रांति हो सकती है। तो आप क्या नहीं कर सकते उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या कर सकते हैं उसको आप सोचते ही नहीं हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फॉरेस्टेशन, गो फॉर दैट। आप स्वयं कर सकते हैं, जहाँ भी खाली जगह पाओ सामने वाले की परमिशन ले लो कि साहब यहाँ लगा दें पेड़, होगा तो आपके बच्चे आपको दुआ देंगे। फिर उनको बताओ कि नालायक हैं आप, देखिए मैंने ऐसा काम किया, आप भी किसी के आसपास लगाइए पेड़, जहां आप खाली स्थान देखते हैं आप लगाएं। और बहुत सारे NGOs हैं जो ये काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ें, और जहां कहीं भी खाली स्थान है बच्चों, आपको वृक्ष लगाना चाहिए अपने जीवन में। अगर आपने 100 वृक्ष, गुलाब वाले नहीं, वृक्ष का मतलब वृक्ष होता है, नीम, आम, इमली, महुआ, कुछ भी, जो भी, शीशम, सागवान, कुछ भी 100 लगा दिए ना, तो धरती माता अपने आप खुश हो जाएगी, कहेगी मेरा बच्चा इतना लगा दिया। और सोच लो, जब 130 करोड़ तो यहीं पे हैं, सबने ऐसा एक एक आदमी ने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया, तो लश ग्रीन होगी ये पृथ्वी, और अपने से सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम के रूप में अर्थ है, और अर्थ कर ले जाएगी। अपने से ही आपकी ग्लोबल वार्मिंग ठीक होगी, पानी वानी ठीक ठाक बरसेगा, चैन से आप की आने वाली जनरेशन रहेगी। तो एफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो, टैंक, पॉन्ड, कैनाल,
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कई सारे हैं, अब शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन इत्यादि इत्यादि चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, और पानी कम खर्चिए। अगर पेयजल जितने की आवश्यकता है, आप छोटी छोटी चीज़ों को बदल सकते हैं। आपके घर में पंप चल रहा होता है, टंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। और ख़ास तौर से जो मम्मियाँ होती हैं हम लोगों की, उनको तो और ना पता चलता है। पूरा लिख के जाना है कि आपकी जो नानी थी, आपकी जो दादी थी, वो बहुत पानी गिरा करके समाप्त की हैं, तो उनका ये नाम है। ये आप बता दीजिए घर में कि यही लिख करके हम जाएंगे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है आपके तस्वीर पे माला फूल ला दे, मतलब वो समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तो ये छोटी छोटी जिम्मेवारियाँ हैं जिसको हम निभा सकते हैं, और जिस छोटी छोटी जिम्मेदारियों से एक बड़ा चेंज हम ला सकते हैं। इंडिया अकाउंट फॉर 12% ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पंपिंग टू 30 बिलियन क्यूबिक मीटर ईच ईयर। एट दिस रेट 2030 nearly 60% एक्वीफर विल बी अंडर अरेस्ट, क्रिटिकल स्टेट में होंगे। फार्मर इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर फेसिंग प्रॉस्पेक्ट ऑफ हैविंग नो ग्राउंड वाटर लेफ्ट फॉर इरीगेशन 2025। 5 साल बचे हैं। चलिए आइए, प्लान टू कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू डीजल। क्या बात है, कितने अच्छे अच्छे इनोवेटिव चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड अ वेस्ट प्लास्टिक एंड डीजल प्लांट इन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, यहीं पे आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट दे करके आपको ट्रैप कर सकता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, यहाँ से भी स्टेटमेंट में दे देगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू डीजल प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनागुरेटेड अ वेस्ट प्लास्टिक, और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह इन्वायरमेंट दे देगा, आप अटक जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। टेक्नोलॉजी क्या है? यूजिंग द टेक्नोलॉजी पॉलीओलेफिनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीजल। और जो ये पॉलीओलेफिनिक वेस्ट होते हैं, ये ज़्यादातर प्लास्टिक, लगभग 70% ऑफ प्लास्टिक इनसे बने होते हैं। दैट मीन्स वी कैन हैव पॉलीओलेफिनिक वेस्ट, और हम इसे डीजल में बदल सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ टोटल प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री एंड इट इज़ द लीस्ट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते, बहुत कम बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इनको हम अगर डीजल बना लें और डीजल को हम इंजन में रख करके उड़ा दें तो काम भी बन जाए। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट जो गड़बड़ होगा उसको आप एफॉरेस्टेशन कर ही रहे हैं, अभी मैंने जब बताया आपको, तो मामला बैलेंस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अगर आप ला रहे हैं तो इससे ज़्यादा अर्थ को चाहिए नहीं, अर्थ आपसे कुछ लेती नहीं है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून अंडर द गेल स्पॉन्सरशिप। IIP and GAIL have planned to roll out the technology nationwide after 6 months of operation to the pilot plant। एक पायलट प्लांट बना है, उसके 6 महीने ऑपरेशन होने के बाद उससे जो पॉजिटिव नेगेटिव्स आएंगे उसके आधार पे फिर इसको जो है पूरे देश में फैलाया जाएगा। गेल याद करिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल, CSIR, IIP। CSIR फंडेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। ऑर्गेनाइजेशन आपके हवाले। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सोलर एंड विंड सेक्टर। प्यारे बच्चों, आने वाले समय में जैसा कि मैंने बताया कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रीन्यूएबल, बार बार गलत बोल देता हूँ, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की इंस्टॉल कैपेसिटी डेवलप करनी है, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है और 60 गीगावाट विंड पावर है। कहने का मतलब ये सब कुछ जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा, होना भी चाहिए, मनुष्य हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर झगड़ा होगा तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हमें चाहिए होंगे, नहीं एक दूसरे का सिर फुटौल होगा। और लोकतंत्र में सिर फुटौल तो शोभा देता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही होनी चाहिए, है कि नहीं? तो उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेशल एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म DRC होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू सेट अप 3-member डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
कमिटी फॉर सोलर एंड विंड सेक्टर, ये नया है। ये डीआरसी, कई सारी डीआरसी बनी है, एक डीआरसी और बन गई है क्योंकि इसकी ज़रूरत है आने वाले समय में। अगर डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन स्टेट, एमंग स्टेट, बिटवीन स्टेट और बिटवीन डिस्कॉम, कई जगह हो सकता है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक ने ग्रिड दिया, दूसरे को दिया, आपस में एक दूसरे का पीआर लड़ भिड़ गए, क्लैश हुआ ट्राइटन्स के, तो क्या होगा, रिड्रेशल तो होना चाहिए। इसलिए डीआरसी मेंबर शैल बी 70 ईयर। अपर एज लिमिट देखो, बताओ, यही गड़बड़ लगता है और ये बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे 60 साल में रिटायर कर देते हो आप, अब 55 साल में सोच रहे हो रिटायरमेंट की, इनकी एज आप 70 साल कर रहे हो। यानी ये सब कुछ आप जो बना रहे हो ना, जो रिटायर हो चुके हैं उनको आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हो। 70 साल में माइंड कितना साउंड रहता है ये 70 साल वाला जानता है अच्छे से। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वर्किंग एज अगर 60 साल है तो हर जगह 60 होनी चाहिए। 65 साल आप कर देते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्षमा चाहूँगा, लेकिन 60 साल और 65 साल केवल टैग लग जाने से इफ़िशियंसी नहीं बढ़ जाती। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होमोजेनाइज होनी चाहिए। एनीवे, द कमेटी मेंबर for DRC shall be chosen from the eminent person located in NCR of Delhi so as to avoid expenditure on air travel accommodation. ठीक है। The DRC will consider all the cases appeal against the decision given by SECI on extension of request based on term of contract. All request of extension of time not covered under the term of contract. ये सारी चीज़ें उसके प्रोविज़न दिए गए। Not that the recommendation of DRC along with Ministry of Renewable Energy Observation will be placed before Ministry for final decision. तो फाइनल डिसीजन के लिए इनकी जो रिपोर्ट होगी, ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। इंडियन ग्रे वुल्फ इम्पॉर्टेंट है। ग्रे वुल्फ, स्लेटी भेड़िया, देखते हैं क्या है ये। द फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ टू बी सीन इन बांग्लादेश इन 8 decades हैज़ बीन बीटन टू डेथ बाय फार्मर आफ्टर प्रेइंग ऑन देयर लाइव स्टॉक। क्या पता था फार्मर्स को कि ये जो है 80 साल के बाद दिखा है, उनका लाइव स्टॉक ये खा रहे थे, इनको पहुंचा दिया स्वर्ग में। ठीक है, बाद में पता चला कि ये ग्रे वुल्फ है, उनके लिए तो ये एक जानवर था जो उनके लाइव स्टॉक को खा रहा था। साइंटिफिक नेम आप जाने, चूँकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई जानवर अगर न्यूज़ में आ गया और वो जानवर IUCN रेड डेटा बुक में है, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, भले वो इंडेंजर्ड ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो, एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड ना हो, उस पर कोई दिक्कत ना हो, फिर भी अगर वो रेड डेटा बुक में किसी कारण से है, भाई कई सारे कैटेगरीज होते हैं, आप सबको पता है, ना पता हो तो जो 12th की NCERT है बायोलॉजी वाला, 12वीं की NCERT बायोलॉजी की, उसके पेज नंबर 300 पे IUCN की कैटेगरीज दी गई हैं, सब कुछ दिया है, IUCN के बारे में दिया है, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछता है आपसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या अंतर है। तो अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको पका के नेगेटिव करा लेगा। तो आपकी इच्छा, मैंने पता बता दिया है, आप पहुंचिए, पेज नंबर 300 खोलिए, 12th की NCERT, जिसमें आप 6 चैप्टर हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला पार्ट जब खोलेंगे तो आपको IUCN और उसकी जो सब कैटेगरीज़ हैं उसका डिटेल दिया हुआ है, कंठस्थ कर लीजिए एक चार्ट बना के, जहां आप रोज़ मंजन करते हैं 5 मिनट के लिए, जहां भी रहते हैं वहां उसे चिपका दीजिए, रोज़ उसको देखते रहिएगा। ये मेरी एडवाइस है, बाकी काम आप जो करना चाहें करिएगा। साइंटिफिक नेम देखते हैं, इंडियन ग्रे वुल्फ, कैनिस लुपस पैलिपिस, बहुत ही कठिन है, लेकिन आप कैनिस लुपस भी याद कर लें तो भी काम चल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो भाई, आपका नाम कुछ भी होता है, लेकिन याद तो करना पड़ता है ना। जब UPSC आप सबका नाम याद करती है, आपको सही एडमिट कार्ड देती है,
तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यूपीएससी जो आपसे पूछे, मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न बनेगा, तो उसका नाम आपको याद रखना चाहिए, कैनिस लुपस पैलिपस। तो यूपीएससी की कसम है, आपको ये नाम याद रख लीजिएगा। 3-4 बार पढ़ेंगे और भूल भी जाएंगे तो ये अगर उसमें होगा, क्या कहते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में याद आ जाएगा। तो डू रिमेंबर, रिवीजन इज़ योर ब्रह्मास्त्र। खूब रिवाइज़ कीजिए, जितना रिवाइज़ कर सकते हैं। अब वही समय आ गया है, नया कुछ मत पढ़िए। ये सारी चीज़ें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज़ कर लेंगे, यू आर गोइंग टू क्रैक दिस यूपीएससी, डोंट वरी, कर जाएंगे। आपने साल भर पढ़ाई की है। डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज दैट एक्सटेंड फ्रॉम द इंडियन सब कंटिनेंट टू इजराइल। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इजराइल तक ये पाया जाता है। देयर आर अबाउट 3000 ऑफ द एनिमल इन इंडिया। भारत में इनकी संख्या 3000 है। सम इन कैप्टिविटी, कुछ जो है पाले गए हैं, कुछ लोग पालते हैं भाई, वो पालन हो सकता है जू में हो। दे डिसअपियर, जूलॉजिकल पार्क में हो। दी डिसअपियर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1940। 1940 के दशक में ये बांग्लादेश से गायब हो गए थे। एक्चुअली ये भारत से गायब हो गए थे, भारत के उस क्षेत्र से गायब हो गए थे, ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल से गायब हो गए थे। ठीक है, क्या पता टंग ट्विस्टर डाल दे, बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल डाल दे कि भारत के पूर्वी बंगाल से ये 1940 तक गायब हो गए थे और आप पढ़े हैं बांग्लादेश। तो यूपीएससी है यार, बहुत दिमाग लगाती है, तो आप भी दिमाग लगा ही लिया करो। ठीक है, बांग्लादेश पता ही है ना कब बना, 1971। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN द इंडियन ग्रे वुल्फ वॉज लास्ट सीन इन बांग्लादेश 1949। IUCN ने भी बताया कि बांग्लादेश में ये 1949 में देखा गया था। 1949 पूर्वी पाकिस्तान हो गया है, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। एनीवे, इंडियन गवर्नमेंट प्लेसेस इट इन शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, बहुत सारे एक्ट हैं, एक्ट और कन्वेंशन जो आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से संबंधित हो या वाइल्ड लाइफ से संबंधित हो, तो 1-2 क्लास इसकी भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दुनिया भर में कन्वेंशन जितने हैं, कार्ताजेना प्रोटोकॉल, रॉटरडैम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल, क्योटो, सब कुछ आपको यहाँ पे, कोपेनहेगन कन्वेंशन, ये सारा कुछ मैं आपको एक क्लास में दे दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे है कोरिंगा मैनग्रूव। कोरिंगा मैनग्रूव आंध्र प्रदेश में एक स्ट्रेच है बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है, सेंचुरी है ये। उसके बारे में कुछ न्यूज़ है, आइए पढ़ते हैं। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बिगन द प्रोसेस टू गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस टू गोदावरी मैनग्रूव एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर काकीनाडा। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए, स्टेटस दिया जाए। कहाँ है ये, गोदावरी के किनारे है, गोदावरी मैनग्रूव एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर काकीनाडा। नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सेंचुरी का नाम आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है, काकीनाडा याद रख लीजिएगा, और ये गोदावरी के किनारे है, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको सवाल मिल सकता है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट इन इंडिया विथ 24 ट्री स्पीसीज आफ्टर सुंदरवन। सुंदरवन के पश्चात कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं वो सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच हैं भारत में, जहां 24 स्पीसीज पाई जाती है। किसकी, मैनग्रूव की। भाई मैनग्रूव की 24 स्पीसीज पाई जाती है। मैनग्रूव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस इन्वायरमेंट को क्लीन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग जेनरिक क्लास में मैनग्रूव के बारे में खूब डिटेल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम लोग ब्लू कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लू कार्बन, प्यारे बच्चों, ब्लू कार्बन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मराइन इकोसिस्टम
जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है वो सलाइन वाटर में कई हजार साल के लिए कैद हो जाता है, जिससे वो कार्बन साइकिल से अलग कर लिया जाता है। इसलिए ब्लू कार्बन सबसे अच्छा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें मैनग्रूव भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, डिटेल में हम लोग वहाँ पढ़ते हैं बच्चों। द सेंचुरी ऑल्सो हैज़ 18 किलोमीटर लॉन्ग स्टैंड पिट वेयर ऑलिव रिडले सी टर्टल नेस्ट फ्रॉम जनवरी टू मार्च एवरी ईयर। ये ऑलिव रिडले सी टर्टल भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आते हैं। 18 किलोमीटर का सैंड पिट है जहाँ पे ये हर साल जनवरी से मार्च में अंडा देने के लिए पधारते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, उधर ऑलिव रिडले था, ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल है, शेल इनकी थोड़ी सॉफ्ट होती है। द उग्र तारा टेम्पल इन गुवाहाटी असम ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल दर्शन ऑफ 34 हैचिंग्स ऑफ रेयर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल एज दीज हैचिंग विल बी री इंट्रोड्यूस इन टू द वाइल्ड। ठीक है, उग्र तारा टेम्पल पहली चीज़ जिसको आप याद रखेंगे, कहाँ पे है ये? गुवाहाटी असम में है, जिसने एक स्पेशल दर्शन ऑर्गेनाइज कराया था 34 हैचलिंग्स को। हैचलिंग मतलब जिन अंडे से जो बच्चे निकाले गए हैं। कौन से बच्चे? ये ब्लैक सॉफ्ट टर्टल के 34 बच्चे निकाले गए हैं, रेयर ब्लैक सॉफ्ट टर्टल, एज दीज हैचलिंग्स विल री इंट्रोड्यूस्ड इन वाइल्ड। और इनको छोड़ दिया जाएगा अपने जो इनके हैबिटेट हैं, जो इनका आवास है वहाँ पे। साइंटिफिक नेम है निल्सोनिया निग्रिकेंस। सोनिया और नील नितिन मुकेश दोनों के नाम को मिला करके ये बना हुआ है निल्सोनिया निग्रिकेंस। ठीक है बच्चों, जहाँ कुछ काला होगा ना वहाँ निगरी आ ही जाता है। एनीवे, निल्सोनिया निग्रिकेंस याद रखिएगा, नील नितिन मुकेश और सोनिया। आगे नहीं बोलूँगा नहीं तो FIR हो सकता है। चलिए, कॉमन नेम बोस्तामी टर्टल आर मज़ारी, ये इनका कॉमन नेम है। बोस्तामी टर्टल आर मज़ारी टर्टल कहा जाता है। इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर टर्टल है, ओशन वाटर या सलाइन वाटर टर्टल नहीं है। यहाँ पे ट्रैप है बच्चों, मैं जहाँ जहाँ ट्रैप होता है वहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ और बताता हूँ आपसे, यहाँ पे UPSC आपसे गेन कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। दीज टर्टल आर कॉल्ड सॉफ्ट शेल because their shell is light and flexible. This allows them to move more easily in open water. सॉफ्ट हैं इनकी सेल और लाइट सेल हैं, जिससे ये ओपन वाटर में आराम से तैर सकते हैं। मैं इसको, अगर मैं एक इकोलॉजिस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इकोलॉजी का, तो मैं इसे फ्रेश वाटर का एडेप्टेशन मानता हूँ। अब आप पूछोगे कैसे सर बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे। फ्रेश वाटर का जो घनत्व होता है वो कम होता है और फ्रेश वाटर में तैरना ओशन वाटर की अपेक्षा मुश्किल होता है। इस मुश्किल घड़ी में अगर आपके ऊपर ऐसा शेल रखा जाए जो मोटा है, भारी है, वजनी है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो तैरना वो लगभग नामुमकिन कर देगा। यही कारण है बच्चे, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के लिए इक्विप्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो शेल है वो सॉफ्ट होता है, लाइटर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ताकि वो फ्रेश वाटर में आराम से तैर सकें। तो यहाँ खैर इस लेवल पे UPSC अभी नहीं जाएगी, अभी इतना दिमाग UPSC में नहीं है, बट मे बी दे कैन ऑल्सो, कोई शैतान अगर बैठा है, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, UPSC जा सकती है इस लेवल पे, इसीलिए आपसे ये शेयर किया कि कहीं इसको एडेप्टेशन के रूप में वो सेंटेंस बना करके आपसे तो नहीं पूछ देगा। सो जब भी आप कभी कुछ पढ़ें तो सिर्फ लाइंस न पढ़ें, इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की कोशिश करें, ये आदत डालें अगर UPSC आप निकालना चाहते हैं तो ये जो टर्टल है इसका जो इसकी जो खोली है वो लाइट है, जो कि फ्रेश वाटर यानी कौन सा पानी? फ्रेश वाटर जो तालाबों में, नदियों में पाया जाता है,
उसमें तैरने में आसानी करता है। ठीक है, आइए IUCN कंजर्वेशन स्टेटस एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अब जब ये बात आई कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, इसका मतलब क्या है, आपने 300 पेज पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है कि क्या क्या मतलब होते हैं। एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड में कितने समय तक ये न दिखाई पड़े तो मान लेते हैं एक्सटिंक्ट एट वाइल्ड है, कितने समय पे ये न बिल्कुल न दिखाई पड़े तो मान लेते हैं ये एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और ज़रूर जाइएगा, और आज ही जाइएगा, आज अंतिम दिन है। ठीक है, और इधर उधर हो सकता है नई वाली NCERT में इधर उधर हो जाए तो पलट लीजिएगा सर, उन्हीं चैप्टर्स में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ फाउंड ओनली इन द पॉन्ड ऑफ सम टेम्पल इन आसाम एंड बांग्लादेश। आसाम और बांग्लादेश के कुछ मंदिरों में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स सरल। Union Power Minister launched the State Rooftop Solar Attractiveness Index to incentivize rooftop solar by creating healthy competition among the state. स्टेट को हेल्दी कंपटीशन किसके लिए भाई, रूफटॉप डेवलप करवाइए और अट्रैक्टिव रूफटॉप डेवलप करवाइए, उसके लिए इंडेक्स बनेगा, सारे स्टेट को उसमें कंपटीशन पे उतारा जाएगा, ये कैटवॉक करेंगे एंड बताया जाएगा कि किसका रूफटॉप सोलर रूफटॉप बेस्ट है। बॉडीज इन्वॉल्व, सरल हैज़ बीन डिज़ाइंड collaboratively by the Ministry of New and Renewable Energy, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ये है एनर्जी फाउंडेशन, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोसिएटेड नहीं है ये, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम है, अर्न्स्ट एंड यंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है भैया, याद रख लीजिएगा, जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि सरल में कौन कौन से बॉडी इन्वॉल्व हैं, इसको बनाने में क्या पैरामीटर है, ये सारी मेथडोलॉजी क्या है। द इंडेक्स इवेलुएट स्टेट बेस्ड ऑन देयर अट्रैक्टिवनेस ऑन रूफटॉप डेवलपमेंट, कैसा रूफटॉप बनाओगे उस तरह से इनके कुछ इंडिसेस हैं जो इवेलुएट करेंगे। सरल करंटली कैप्चर 5 की एस्पेक्ट, रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, कितनी रोबस्ट तरीके से आपने इसे इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेशन, इन्वायरमेंट, कैसा इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट है, रूफटॉप बनाने में कितनी खिड़कियों का सामना करना पड़ता है, मतलब कहाँ कहाँ से क्लियरेंस लेना पड़ता है, कितना इजी है कितना कठिन है, ये सारा कुछ पॉलिसी मेकिंग। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, किसी बैंक के पास जा कर के आप अगर लोन की अभिलाषा रखते हो तो वो आपकी अभिलाषा पे कितना खरा उतरता है और किस तरह का क्लाइमेट है, कितनी आसानी से लोन मिलता है, कितना एक्सपीडिएट लोन मिलता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान। कंज्यूमर एक्सपीरियंस, अंत में जो रूफटॉप बना रहा है अपने छत को दान कर रहा है, एहसान नहीं कर रहा है, ये भी याद रखिएगा, कमाएगा भी और छत पे वो कभी कुछ यूज़ नहीं करता था खुराफात के अलावा, तो कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना है कि वो कैसा एक्सपीरियंस कर पाए, उन्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बिजनेस इकोसिस्टम, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सरल बनेगा। रैंकिंग, कर्नाटका हैज़ बीन प्लेस्ड एट द फर्स्ट रैंक इन द इंडेक्स, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश हैव गॉट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक रिस्पेक्टिवली। यूपी बिहार तो नहीं ही आएगा क्योंकि पक्का जहां रूफटॉप किसी का अच्छा बना, दूसरा वाला न्यूटन्स लॉ आजमाएगा और पत्थर फेंक के तोड़ देगा, तो यूपी बिहार अपना थोड़ा सा पीछे रहेगा। मजाक कर रहा हूँ, बड़ा स्टेट है भाई, इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, और हो गया तो फिर यूपी बिहार क्या बनेगा आपको पता भी नहीं, भारत को ये सोलर एनर्जी से नहला देगा। चलिए आइए बात करते हैं ब्लू व्हेल की। अ यंग बायोलॉजिस्ट हैज़ रिक्रिएटेड अ ब्लू व्हेल फ्रॉम द स्केलेटन रिमेन ऑफ डेड ब्लू व्हेल वॉस्ड शोर ऑन द आंध्र प्रदेश कोस्ट, रेप्लिकेटिंग इट्स नेचुरल एनाटमी स्ट्रक्चर। ठीक है, बनाया है एक यंग बायोलॉजिस्ट ने। अच्छा, कॉमन नेम ब्लू व्हेल, ऐसा नहीं है कि ये चलने लगेगी, बट ठीक है, इन्होंने एक रेप्लिका बनाया है। ठीक है, कॉमन नेम ब्लू व्हेल, बेलिन ब्लू व्हेल, बेलेंजा एजुल, साइंटिफिक नेम बेलेनोपेट्रा मैस्कुलस, सबसे ज़्यादा मैस्कुलर है, याद रखिएगा। लोकेशन, दे आर फाउंड इन ऑल ओशन एक्सेप्ट इनक्लोज सी एंड आर्कटिक सी, जहाँ भी इनक्लोज सी हैं या आर्कटिक सी हैं वहाँ नहीं मिलते, ओपन ओशन में ये मिलते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, अभी फ़िलहाल सबसे बड़े हैं। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल एवर नोन टू हैव एग्जिस्टेड
यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। एनीवे इस पार्ट को हटा दीजिए। फिलहाल अभी इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कंट्राडिक्टरी विद द गाइज प्रेजेंट इन मेसोजोइक एरा। किसी ने सुन लिया तो पूछेगा कि टेरहैनोसारस को सुना है। एनीवे अभी इसको रहने देते हैं। फिलहाल राइट नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, कैन weigh up to 200 tons, whereas adult male African elephant 6 टन का होता है। तो हाथी और इसमें बहुत अंतर बच्चों। वॉइस, ब्लू व्हेल आर द लाउडेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, बहुत जोर की सीटी बजाते हैं ये। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड इन इंडिया, दे फॉल इन शेड्यूल ऑफ 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडेंजर्ड ये हैं पूरी दुनिया में। आपको पता होगा जो वेलिंग एक शब्द है, वेलिंग में ये ब्लू व्हेल को मारना होता है। इनके जो मीट होता है वो बिकते हैं, लोग खाते हैं। इनका जो ब्लबर होता है वो भी वसा के उत्पादन में यूज़ होता है। तो वेलिंग काफ़ी ज़्यादा कोस्टल कंट्रीज़ में होती हैं, जिसमें जापान, फिलीपाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा आगे हैं। जापान इसलिए आगे है क्योंकि वहीं पे एक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहाँ गर्म धाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कंड्यूसिव कंडीशन होता है और वहाँ पे कुछ बैंक बन जाते हैं। नाम है डॉगर बैंक और ग्रेट बैंक, ठीक है। यहाँ डॉगर बैंक है जहाँ ओयाशियो और क्यूरोशियो करंट मिलती हैं। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। यहाँ पे प्यारे बच्चों मछलियाँ खूब आती हैं और वेल भी खूब आती है, और इसलिए वेलिंग जापान में खूब होती है। सो इनका स्टेटस इंडेंजर्ड है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी यहाँ आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। लेसर फ्लोरिकॉन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम है इसका लेसर फ्लोरिकॉन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंस्टिट्यूटेड हाई पावर्ड कमेटी टू फ्रेम एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकॉन। लेसर फ्लोरिकॉन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट करने की मांग की है। साइंटिफिक नेम लेसर फ्लोरिकॉन का साइफियोटाइड्स इंडिकस, डिस्ट्रीब्यूशन है इंडेमिक टू इंडिया, भारत में पाया जाता है। इंडेंजर्ड है, वेट इट इज़ द स्मॉलेस्ट बस्टर्ड इन द वर्ल्ड, बियरली वेइंग 500 से 750 ग्राम। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये याद रखिएगा। इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यहीं से प्रश्न पूछेगा, आपको फंसा सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइंटिफिक नेम आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। Distribution today, it is a population confined mostly in Rajasthan, Gujarat. Small population are also at Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. It is the state bird of Rajasthan. Great Indian bustard, ठीक है। Conservation status listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act. Listed in Appendix 1 of CITES. Listed in critically endangered on IUCN. ये critically endangered हैं। इन दोनों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाने की बात की है, जिसके कारण ये दोनों न्यूज़ में है तो आपके पेपर में पक्का हो सकते हैं। डू रिमेंबर दोनों को, और उनके स्टेटस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दूसरा इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा एग्ज़ाम के बाद सर आपने बताया नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो IUCN के जो भी एनिमल हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो कि IUCN रेड डाटा बुक में हैं, सबको आप याद नहीं कर सकते। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये UPSC के चेयरमैन के भी बस की बात नहीं है, लेकिन वो एनिमल जो आपके लिए न्यूज़ में आ गए हों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज नेम्स, जिसमें मैंने 4-5 नाम आज लिए हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। ना भी पसंद आए तो पढ़ लेना, काम आएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर